शीतकाल, जैसे हमने कहा कि 6 ऋतुओं में ये ऋषियों ने हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, हमारे को निरोग बनाने के लिए, कैसे हम रोगों से मुक्त हो सकते हैं, किस तरह से बीमारियों से बच सकते हैं, अनागत रोगों से बचने के लिए, आगत रोगों की निवृत्ति के लिए अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से अलग अलग आहार विहार का ऋषियों ने वर्णन किया। आयुर्वेद दर्शन के इस कार्यक्रम में हम इन सब विज्ञान को लेकर के हम आपके मध्य उपस्थित हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं अलग अलग ऋतुओं में जो आहार विहार। हम बात कर रहे हैं शीतकाल की। शीतकाल जिसको हम हेमंत व शिशिर ऋतु कहते हैं, तो उस समय पर आहार विहार कैसा होना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से शीतकाल को या दोनों ही जो ऋतुओं को मनुष्य के लिए सर्वाधिक सर्वोत्तम या बहुत ही अच्छी मानी गई है। इस समय शरीर सबसे अधिक बल युक्त होता है, यानी कि उस समय पर आप देखेंगे दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती है और इस समय शरीर को आराम करने के साथ साथ भोजन की जो पाचन प्रक्रिया भी अधिक अनुकूलता मिलती है। इन दोनों कारण से सर्दी में अधिक पुष्टि मिलती है, यानी भूख भी लगती है। इस प्रकार पाचन शक्ति में जो भारी है, गरिष्ठ आहार है, इसलिए हम लोग कहते हैं ना, सर्दी में पोहा खाना है, सर्दी में तिल के लड्डू खाने हैं, सर्दी में हमको जो पकोड़े खाने हैं। सच में उस समय पर पाचन भी हो जाता है, पचे भी जाते हैं। तो इस समय पर इसीलिए कहा सर्दी के समय पर हमेशा स्निग्ध चीज़ों का सेवन करना चाहिए। प्राचीन काल से हमको पता है, सर्दी में बोले घी तो बोले सर्दी में तो घी तो खाना ही चाहिए, क्योंकि उनको पहले से आयुर्वेद का परंपरागत रूप से हमारी माताओं बहनों को, हमारे लोगों को पता था। इसलिए इस समय पर सर्दी में कहते हैं सर्दी में तो भूखा नहीं रहना चाहिए। सच में उपवास वगैरह ज़्यादा गर्मी में करना चाहिए, शीतकाल में ज़्यादा भूखा नहीं रहना चाहिए, रूखा सूखा भोजन भी नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए पर्याप्त भोजन रूपी जो ईंधन से ही हमारे जो पाचक अग्नि का धातु का जो है वो पाचन होता है। यदि ईंधन नहीं मिला, पर्याप्त भोजन नहीं मिला, तो क्या करता है कि शरीर जो पाचक अग्नि जो है शरीर की धातुओं का भक्षण करने लगती है। इससे शरीर में वात दोष बढ़ जाता है। वात दोष बढ़ने से शरीर में रुक्षता बढ़ने लगती है। तो इसीलिए हम क्या करें, इस समय पर ज़्यादा उपवास नहीं करें, ज़्यादा रुष्क चीज़ों का सेवन नहीं करें, हम तर चीज़ स्निग्ध चीज़ों का सेवन करें। और भी जो पथ्य और आहार विहार के रूप में यदि हम बात करें, तो जो शीत ऋतु है उसमें चिकनाई सेवन करें, यानी दुग्ध है, घृत है, मेवे है, या ताकत देने वाली जो चीज़ें हैं, मधुर चीज़ें हैं, मिठास युक्त जो चीज़ें हैं, या नमकीन है या खट्टी भी, ये भी खा सकते हैं। उस समय पर पोषक तत्व वाले जो पदार्थ हैं जिसमें पोषणता है, तिल है, उड़द है, या इस तरह की जो चीज़ें हैं हम इनका सेवन करें। बादाम है, मूंगफली है, या अखरोट है, ड्राई फ्रूट्स हैं, या मैं एक तरह से कहूँ कि उस समय पर शुद्ध देसी घी से बने हुए, मक्खन से बने हुए, दूध से बने हुए, तेल से बने हुए बढ़िया, जैसे दूध से खीर बना ली, उड़द दाल की खीर बना दी, उड़द के लड्डू बना दिए, उड़द की पिन्नी बना दी, मिश्री है, रबड़ी है, मलाई है, और दूध के साथ साथ में शहद है, गन्ने का रस है। नहीं, जितने भी पौष्टिक और स्वादिष्ट और ताकत को देने वाली चीज़ें, आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा, ऐसे अद्भुत पदार्थ जितने भी जो हमारे यहाँ जैसे कहते हैं ना, जो सेहत को बनाने वाली सारी चीज़ों का जो सेवन है, हम मोटों के लिए नहीं है, ये ध्यान रख लीजिएगा। वो स्वस्थ व्यक्ति के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ये ऐसा नहीं कि ऋतु में मैंने कहा कि आपको ये खाना है तो उसका अर्थ ये नहीं कि आप अपने रोगों को, बीमारियों को भूल जाएं, अपने शरीर की प्रकृति को भूल जाएं। ये सामान्यतः जो आपके लिए जरूरी है, उन आहारों का मैं आपको वर्णन कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं। इसी तरह से गन्ने का रस है, दलिया है, हलवा है, या आंवले का, सेब का जो मुरब्बा है, ये तो आप गर्मी में भी खा सकते हैं। सेब और आंवले का मुरब्बा तो वो 12 महीने सेवन किया जा सकता है, वो लाभकारी है। और आंवले का यदि मुरब्बा आपको खाने की इच्छा, आप डायबिटीज़ के पेशेंट है, मुरब्बे को धो लीजिए, पानी में फिर खा लीजिए। तो जैसे मैंने बताया, बाकी मेवे है, मेवे से बनी हुई चीज़ें हैं, मिठाइयाँ हैं, ये सब खा सकते हैं। हालाँकि आजकल मेवे और मिठाइयाँ बहुत अशुद्ध हैं, मावा भी शुद्ध नहीं मिलता है, वो कृत्रिम रंग डाल देते हैं, नकली मावे बना देते हैं। तो इससे तो बच करके रहिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यानी जिन पदार्थों का सेवन की हम बात कर रहे हैं, वो पदार्थ शुद्ध होना जरूरी है। कोई भी चीज़ है, घी है, घी तो शुद्ध होना जरूरी है। यदि कोई भी तेल है, शहद है, ये शुद्ध होना जरूरी है। मैं ये प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूँ। कई बार कई भाई लोग पूछते हैं कि गाय की इतनी कहाँ है जो गाय का पतंजलि का घी आता है। मैं बताना चाहता हूँ कि भारतवर्ष के अंदर 13 करोड़ से ज़्यादा गाय हैं, और पहले गाय के घी को कोई पूछता नहीं था, गाय के दूध को कोई पूछता नहीं था। पतंजलि के प्रयास से आज गाय का दूध का मूल्य भी बढ़ गया, घी का मूल्य भी बढ़ गया है। या तो हम आपको देंगे
देंगे तो शुद्ध देंगे, नहीं तो हम बिल्कुल नहीं देंगे। इसलिए यदि आपको गाय का घी मिल रहा है, पतंजलि का घी मिल रहा है तो शुद्ध होगा, नहीं तो आपको मिलेगा भी नहीं। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। तो ये ध्यान रखें कि जिन पदार्थों के सेवन की बात की जा रही है वो पदार्थ शुद्ध हों, सात्विक हों, सही ढंग से बने हुए हों, ये ज़्यादा जरूरी है। तो गलत पदार्थ का सेवन कभी भी मत कर लेना। अनाजों में जो अंकुरित अनाज है, चना है, मूंग है, उड़द है, गेहूँ है, इनकी रोटी है, और जैसे मान लीजिए कि रोटी के साथ साथ में जैसे जो भी थोड़ा सा गरिष्ठ आहार है या थोड़े से समोसे, पकौड़े, तली हुई चीज़ें, हालांकि ध्यान रखिएगा ये ज़्यादा खाना हानिकारक है, ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं खाना, पर कभी कभी खाने की इच्छा हो तो सर्दी में जरूर खा सकते हैं। शीत ऋतु में सेवनीय माने गए हैं। कभी कभी सप्ताह में एक दिन पकौड़ा खा लिया, कभी कभी समोसे खा लिया, कभी कभी स्वाद के लिए, स्वाद के फेर में कभी सेहत को बर्बाद मत कर लेना। सेहत के लिए यानी स्वाद बाद में, सेहत पहले। सेहत के लिए स्वाद, बस इस सिद्धांत को याद रख लेना। तो हमने कहा वर्ष भर पुराने जो चावल हैं, मौसमी फल हैं, जो भी फल मिलते हैं उस समय पर, जो भी सीजन की सब्जियां हैं, इन सबको जैसे पके हुए लाल टमाटर हैं, जिमीकंद है, गाजर है, सेम है, पालक है। आपने देखा होगा शीत ऋतु में सब्जियां भी बहुत ज़्यादा मिलती है, बथुआ है, मेथी है, हरे साग है, सौंठ है, गरम, ये सब चीज़ें जो है पोषक तत्व जो है आप देखेंगे सर्दी में वैसे मिलते भी ज़्यादा हैं, इसीलिए खाया भी ज़्यादा जाता है। परंतु ध्यान रखिएगा जितना पाचन हो, जितना पचे, जितना उतना ही खाना, ना पचे मत खाना। कितना भी पौष्टिक पदार्थ है, यदि पचे तो वह अमृत है, ना पचे तो वह जहर है। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई, मैं आपको बता देता हूँ। गांव की कहानी है, सत्य घटना है, कहानी तो नहीं है, सत्य घटना है। हमारे एक परम मित्र हैं स्वामी कर्मवीर जी, उनकी गांव की बात है। मैं नाम इसलिए ले लिया क्योंकि ऐसी कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो उनके यहाँ एक भाई था, गुरुकुल में पढ़ने के लिए गुरुकुल में चला गया। चलने के बाद में थोड़ा बहुत उसने आयुर्वेद भी पढ़ा। गांव में आए, उनके चाचा जी बहुत बीमार थे। चाचा जी के पास आए, बोले चाचा जी मैं आपको एक दवाई बताऊंगा। दवाई? बोले कैसे? बोले बहुत अद्भुत दवाई है, अद्भुत दवाई है। बोले जी इतनी बढ़िया। खूब कई देर तक ऐसी चाचा जी को जो है उसने बिल्कुल जैसे कहते ना ऐसा बना दिया कि चाचा जी सोचे कि अभी खाया और अभी ठीक हुआ। लास्ट में कहता है चाचा जी दवाई तो बहुत अच्छी है, पर बोला आपको झीले कोई ना। तो चाचा ने कहा, तो सुन करके बिल्कुल आग बबूला, बोले मेरे लिए जब दवाई हुई, वो बोले जहर हुआ, धमकाया। तो दवाई तो बहुत बढ़िया है, पर झीलने वाली दवाई ही बढ़िया होती है। पदार्थ तो बहुत बढ़िया है, जो झील जाए वो बढ़िया है, ना झीले तो जहर है, फिर आपके लिए किस काम की। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। तो ये पदार्थ स्वास्थ्यवर्धक है, पोषक है और शरीर को ताकत देने वाली चीज़ है। पर वो ताकत आपको देंगी कि नहीं देंगी। कहीं ये ना सोचे कि ताकत को देने वाली चीज़ें तो सब कुछ खा लें, आपका डाइजेशन ठीक नहीं है तो ताकत नहीं देंगे मेरे भाई, आंतों को और कमज़ोर कर देंगी, डाइजेशन सिस्टम को और ख़राब कर देंगे। इसीलिए हमको आपको आयुर्वेद के ज्ञान के संदर्भ में हम आपको आधा अधूरा नहीं रखना चाहते हैं। हम आपको नीम हकीम नहीं बनाना चाहते हैं। हम आपको आयुर्वेद का जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक नॉलेज हैं, उससे लबालब भर देना चाहते हैं। और यदि आपने, मेरे को पूरा विश्वास है, जिन कार्यक्रमों की कड़ी को, जो ये आयुर्वेद दर्शन को जो हम चला रहे हैं, जो आयुर्वेद दर्शन के कार्यक्रम को हम लेकर के आपके बीच आ रहे हैं, यदि आपने ढंग से इन कार्यक्रमों को देखा है तो सामान्य चिकित्सा करने के लिए, रोगों के लिए बचने के लिए हर तरह से आप सक्षम और योग्य हो जाएंगे, ये हमको पूरा विश्वास है। परंतु जबरदस्ती चिकित्सक बनने का प्रयास न करें। पर यदि आपकी अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं, दूसरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो इससे बढ़ करके और कोई बात नहीं हो सकती है। हम चाहते हैं कि हर घर में आयुर्वेद के जानने वाले लोग हों, हर घर में आप आयुर्वेद के ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएं। हमको इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल की आवश्यकता पड़े, यही तो हमारा लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को लेकर के हम प्रयास कर रहे हैं, अहरनिश हम लगे हुए हैं। तो ये तभी सफल माना जाएगा जब आप साथ देंगे, यानी जैसा हम बताएं वैसा आप करेंगे। हाँ, हम इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि हम ऐसी बातें ना बता दें जो आपके लिए हानिकारक हो, रिस्की हो, या जिस चीज़ को बताने से, करने से जहाँ पर हानि होने की संभावना हो। हम जिन बातों को कह रहे हैं वो निरापद हैं, हानि रहित हैं और आपके लिए लाभकारी है और आप आराम से कर भी सकेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हम शीत ऋतु में किस तरह के आहार सेवन हमको करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं पूरे 12 महीने के हिसाब से किस तरह से हमको अलग अलग पदार्थों का सेवन करना चाहिए। जैसे हरड़ का सेवन कहा कि रसायन के रूप में जो करते हैं, क्योंकि हरड़ को आयुर्वेद में रसायन कहा गया है। रसायन को अलग अलग ऋतु में अलग अलग द्रव्य के साथ सेवन की बात की गई है।
तो मैं आपको जो शीतकाल की बात है, यानी कि हेमंत ऋतु से जो शुरू हो करके अलग अलग हेमंत, शिशिर और इन सब ऋतुओं के हिसाब से हम आपको बताएंगे। तो ज़रूर आप अपनी कागज़ पेन लेकर के बैठिए, आप उसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ये बहुत अद्भुत प्रयोग है। यानी एक हरड़ को, देखिए ऋषियों ने कितना रिसर्च किया होगा। हरड़ तो एक है, परंतु वो हम अलग अलग रोगों के लिए कैसे एक हरड़ से, एक हरड़ अनेक बीमारियां कैसे दूर कर सकते हैं। मैं आज आपको हरड़ का जो रसायन सेवन है उसकी विधि बताने वाला हूं कि हरड़ को हम रसायन के रूप में कैसे सेवन करें, रसायन जो 12 महीनों के हिसाब से कैसे सेवन करें। हमने तो कहा था ना कि कदाचित कुप्यते माता न कदाचिन हरिता की, इससे माता गृह नास्ति तस्से माता हरिता की। तो आप आइए, वो हरिता की माता क्यों है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जो हरड़ का सेवन रसायन के रूप में करते हैं, उन्हें कहा कि हेमंत ऋतु में क्या करना है, आधा चम्मच हरड़ के साथ सौंठ का चूर्ण आधा चम्मच लेने से ये पूरे आपको पूरे का पूरे हेमंत ऋतु के अंदर आधा चम्मच हरड़ और आधा चम्मच सौंठ का आपको सेवन करना है। इसी तरह से शिशिर ऋतु में आपको हरड़ आधा चम्मच और पीपली का चूर्ण आधा चम्मच, इसको ताजे पानी के साथ लेना है। तो यह आपको हमने बताया पथ्य के रूप में शीत ऋतु के हिसाब से कैसे लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं शीत ऋतु में पथ्य आहार विहार के विषय में। तो और भी ऋतुओं में अलग अलग हरड़ के रसायन की बात की गई है, मैं उसी ऋतु में आपको बताने वाला हूँ। तो पथ्य आहार के साथ साथ पथ्य विहार, रहन सहन के विषय में भी ठीक तरह से जानना अपनाना जरूरी है ना। सबसे पहले मन प्रसन्न रहे, चिंता रहित रहे और सुबह उठ करके सूर्योदय से पहले उषापान, शौच, स्नान, शुद्ध वायु का सेवन हम चर्चा कर चुके हैं। भ्रमण करें, अपनी शक्ति के अनुसार जितनी ताकत उस तरह से चलें, लौट करके आकर के थोड़ा सा विश्राम के साथ साथ में व्यायाम करें, योगासन करें। योगासन के साथ साथ जितना हो सकता है मतलब शारीरिक श्रम से न बचें, शारीरिक श्रम करें इस ऋतु में व्यायाम का, क्योंकि विशेष महत्व है। इससे बहुत लाभ होता है। इसे कहा कि शरीर हमारा बहुत बलवान होता है, सुडौल बनता है। यानी कि सर्दी का मौसम सेहत बनाने का मौसम है। सर्दी का मौसम आपके जो है ताकत को बढ़ाने का मौसम है। खाया पिया भी ठीक से पचेगा। इस समय पर तेल मालिश करें, उबटन लगाएं, सिर से लगे पैर तक खूब मालिश करें, खूब एक्सरसाइज करें, हैवी जो व्यायाम करें, यानी अतिरिक्त व्यायाम जो है और इसके अतिरिक्त शारीरिक श्रम है, अतिरिक्त भोजन है, इसका समय है। ये शीतकाल जो होता है ये बहुत अद्भुत होता है। तो इस समय पर क्या करें, आप सरसों का तेल की मालिश कर सकते हैं, तिल का तेल की मालिश कर सकते हैं, जैतून का तेल की मालिश कर सकते हैं और नारियल का तेल का भी मालिश कर सकते हैं। इससे तेल की मालिश से जो है त्वचा सुंदर हो जाती है, निरोग बन जाता है और इसके अलावा जो फोड़े हैं, फुंसियाँ हैं, ये सब नष्ट हो जाते हैं। और तेल में थोड़ा सा कपूर मिला करके मालिश करें तो जो स्किन की प्रॉब्लम है या दर्द वगैरह है उसमें भी आराम मिलता है। और मालिश के बाद में उबटन कहा, हमारे यहाँ मालिश अलग, उबटन अलग, यानी कि जो उद्वर्तन कहते हैं आयुर्वेद के अंदर, वो भी कर सकते हैं। ये जरूरी है और ये थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बहुत अद्भुत मौसम होता है सर्दी का मौसम, परंतु इस मौसम में ठंड लगने से जुकाम, बुखार या निमोनिया जैसा भी होने की संभावना रहती है। सर्दी में जो स्किन है थोड़ी रूखी हो सकती है, थोड़ी ठंडी हो सकती है, फिर वायु से खांसी, श्वास, जोड़ों का दर्द, खुजली हो सकता है। इसलिए ठंडी हवा से थोड़ा बच करके रहना चाहिए, थोड़े कपड़े पहन करके रहना चाहिए। और ताप वाले फैशन के चक्कर में आप उघड़े ना घूमिए, और फैशन के चक्कर में कहीं शादी ब्याह पार्टी में भी जाना हो तो फिर भी थोड़ा मेरा निवेदन है ढक करके जाएं। विशेष करके माताएं बहनें वस्त्र पहन करके जाएं। भाई लोग भी ज़्यादा फैशन में ना रहें, ताप वाले स्थान पर रहिए। थोड़ा सा गर्म, जहाँ पर धूप हो, जहाँ पर अग्नि हो, ताप हो, उसका करें। और एक बात ध्यान रख लीजिए, एक निवेदन और भी है, गर्मी में ठंड होती है परंतु सारे खिड़की दरवाजे बिल्कुल बंद करके ना रहें, उससे भी बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा, और हीटर वगैरह चलाते हैं तो सावधानी से करें, पूरा बंद न रखें। कभी कभी उससे सफोकेशन हो जाता है, ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। और हमने ऐसा देखा है कि लोगों ने हीटर और ब्लोअर चला दिया या अंगीठी चलाई और कई लोगों की डेथ भी हो गई।
तो अंगीठी में क्योंकि उस समय पर ऑक्सीजन पूरा ख़त्म हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बच जाता है। तो ऐसी लापरवाही, ऐसी भारी गलती मत करना। थोड़ी सी हवा आने जाने के लिए जगह छोड़ देना, जिससे थोड़ी सी फ्रेश हवा भी कमरे में आती रहे। उस समय पर गर्म कपड़े हैं, रजाई, कंबल, सूती, सब तरह के ऊनी वस्त्रों को पहनना, ओढ़ना, ये सब हम जानते हैं। सर्दी के लिए इसलिए कपड़े भी ज़्यादा रखने की ज़रूरत पड़ती है। और बिस्तर वगैरह पर भी थोड़ा सा अच्छी तरह से गर्म कपड़ों से बिछा करके रख लें। तो जैसे कि कहा शास्त्र में, अग्नि सेकना, धूप सेकना, ये लाभकारी है, तो ध्यान रख लीजिएगा। बहुत छोटी सी बात है पर बड़ी बात है, पर मैं बता देना चाहता हूँ। धूप के लिए हमेशा कहा, सूर्य को जब आप सूर्य की धूप में बैठें तो कभी भी मुँह धूप की तरफ करके कभी ना बैठिए। ये बड़ी बात है, क्योंकि मुँह धूप की तरफ करके बैठेंगे, सूर्य की जो किरणें हैं वो आपके आँखों में आएंगी, आँखों को नुकसान पहुँचाएंगे। इसलिए धूप सेकने के लिए हमेशा कहा, धूप सामने से कभी नहीं सेकना चाहिए, यानी कि सूर्य की तरफ हमेशा पीठ कर करके बैठना चाहिए। और ध्यान रख लेना, सूर्य की तरफ तो पीठ करना है, पर आँख के सामने मुंह कर लेना है, यानी कि सामने की ओर मुंह करना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा ना हो जाए गलती से आँख के सामने पीठ करके बैठ गए और पता चला कि जल भुन गए। और आँख की जो निकलने वाली जो रोशनी होती है वो आँख को थोड़ा नुकसान भी कम करती है, जितना कि सूर्य की कुआं नुकसान करता है। और दूसरी बात, जो कमरा जो है गर्म करने के लिए, जैसे हमने कहा ना, रूम हीटर वगैरह जो भी आप चलाते हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अपने को थोड़ा सावधानी पूर्ण ढंग से आपको रखना चाहिए। और जो गृहस्थी हैं, जो शादीशुदा हैं, जो सपत्नीक हैं, वह अमर्यादित ना हो। रात को सोते समय दूध है, मिश्र पदार्थों का सेवन जरूर कर लेना, ये बहुत ज़रूरी है। अब हम बात कर रहे हैं इस समय पर शीत ऋतु में हमको क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, क्या करना है, ये मैंने आपको बता दिया। अब क्या नहीं खाना है, क्या नहीं खाना सर्दी में भाई, हल्के रूखे, जो वायु को बढ़ाने वाले, कड़वे, तीखे, कसाए खाद्य, ये बासी, ठंडे, ये आइसक्रीम वगैरह, इतना आजकल तो फैशन हो गया। सर्दी में भी भाई लोग आइसक्रीम खाते हैं। सर्दी में ब्याह में जा रहा है, रात का, सर्दी का मौसम, रात का समय, फिर भी आइसक्रीम पेल रहे हैं। तो भाई तुम बीमार नहीं होगा तो कोई पड़ोसी थोड़ी ना होगा। तो ये छोटी छोटी बातें, क्योंकि इस बार हमने सोच लिया कि आपको पूरा आयुर्वेद सिखा करके छोड़ना है। तो रात को आइसक्रीम नहीं खाना, और विशेष करके जो ठंडी प्रकृति की जो चीजें हैं, सर्दी में भी लोग बर्फ डाल करके दूध पी रहे हैं। भाई ये आप किसको क्या दिखाना चाहते हो? पहले शरीर बचेगा तो दुनिया बचेगी ना। यदि बीमार हो गए तो लोग आपको हॉस्पिटल में ले जाएंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, दर्द को तो सहन नहीं करेंगे ना भाई, वो तो आपको करना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखिए, बासी भोजन है, ठंडे भोजन है, या फिर जो आइसक्रीम, कुल्फी वगैरह है, सर्दी में प्लीज़ मत खाइएगा। और इसी तरह से जो खटाई में इमली है, अमचूर है, दही है, अचार है, इनका सेवन कम करिएगा। यदि आप दही अचार खा भी लेते हैं तो भी फिर दही दिन में ले लीजिएगा। और यदि खट्टी चीज़ खानी है तो उसमें घी जरूर खाइएगा, क्योंकि घी के साथ जो खट्टा है वो हितकारी संयोग है। तो घी यदि आप लेते हैं तो आप खट्टा खा सकते हैं। यदि बिना घी के खटाई खाई सर्दी में तो समझ लेना है मेरा भाई काम से चले जाओगे, यानी आपको अर्थराइटिस हो जाएगा, दर्द हो जाएगा, पेट में खुश्की हो जाएगी, इतना ही नहीं इंडाइजेशन भी हो जाएगा। पर ध्यान रख लेना, सर्दी का मौसम है, शाम जल्दी हो जाती है, परंतु रात को देर तक कतई भी नहीं जागना है। देर तक ये नहीं कि ठंड है तो सुबह सुबह पड़े पड़े सो रहे हैं, और कुछ तो ऐसे सोते हैं मेरे भाई, वो बिस्तर में सोते रहते फिर भी उठने का नाम नहीं लेते। बहुत खतरनाक है, इससे बीमार कौन होगा? आप होंगे। अरे सोने का स्वाद किसी लिए, क्योंकि आपको अच्छा लगता है, पर वो अच्छे के फेर में कहीं आप रोगी ना हो जाएं, इसका आपको ध्यान रखना है। तो इससे आलस्य में पड़े पड़े नहीं रहना है, बदबू नहीं फेंकवाते रहना है। सुबह उठिए, समय पर शौच आदि कर्मों से निवृत्त हो जाइए, जैसे हमने आपको दिनचर्या बताया है। निश्चित रूप से आपने देखा होगा, सुना होगा, नहीं तो उसको ढूंढिए। जो हमने दिनचर्या की बात करी उस एपिसोड को आप जरूर देखिए, फिर आप श्रम व्यायाम करने की आदत डालिए। और सर्दी में मेरे भाई थोड़ा भूखे ज़्यादा मत रहना, क्योंकि देर तक आप भूखे रहोगे तो ये ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और ज़्यादा सर्दी में नहाने की जरूरत भी नहीं है, पहलवानी दिखाने की जरूरत भी नहीं है। सर्दी में एक आध बार नहा लोगे तो पर्याप्त है। और ऐसा भी नहीं, कई लोग तो भाई ऐसे भाईजान हैं कि सर्दी में नहाते ही नहीं है। पहाड़ वगैरह में यदि हम देखते हैं तो 7 दिन में 10 दिन में कहीं एक बार नहाने का नंबर पड़ता है। दिन में एक बार तो जरूर नहाना चाहिए। और कईयों को तो हमने देखा कपड़े भी ऐसे हो जाते हैं टंच एकदम काले, जिसमें नहाना धोना नहीं, और जुएँ और लिखें भी सर्दी में ज़्यादा पड़ती है। और देखो तो ऐसे खुजलाते फिरते रहते हैं। तो खुजली खजड़ाहट से बचने के लिए डेली स्नान कर लीजिएगा, कपड़े को भी
समय पर जरूर धोते रहिएगा। बात सामान्य है पर बात बहुत बड़ी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है कई बार हमने देखा कि इन कार्यों को नहीं करता है तो दोषों से परिपूर्ण रहता है, विकारों से, बीमारियों से, लीखों से, जुओं से, खुजलियों से भरा रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा सहन को, सर्दी को थोड़ा धीरे धीरे सहन करने की आदत डालिए। रात से देर को भोजन बिल्कुल मत करिए, रात को खाना खाते बिल्कुल मत सोइए, क्योंकि सर्दी में वैसे भी खाना खाने के बाद में थोड़ी सी आप टहलने का, घूमने का ज़रूर आदत डालिए, ये बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों से बच करके रहिए। मैंने आपको सर्दी के अंदर हमने आपको बताया कि किस तरह से इन शीतकाल के समय पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, सर्दी में किस तरह के आहार लेने की आवश्यकता है, इस सर्दी में किस तरह से आपको सेहत बना करके आप रख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है। हम बात कर रहे थे शीत ऋतु को। शीत ऋतु के विषय में हमारे शास्त्रों में, जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे हमने षड ऋतुओं की बात की, तो शीत ऋतु में दो, हमारे यहाँ शीतकाल में दो ऋतुएं होती हैं। शीतकाल अर्थ मतलब हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु शीतकाल के अंतर्गत आते हैं। यानी एक तरह से आप समझिए कि उस समय पर नवंबर से लेकर के लगभग मार्च तक, यानी कि जब पूरा सर्दी का समय होता है उस समय पर ये दोनों ही ऋतु आते हैं। इन दोनों ऋतुओं के विषय में हमने सारी चर्चाएं करी और आपने देखा होगा कि दोनों ऋतुओं में लगभग मौसम, क्योंकि नवंबर के बाद में आप देखते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने तो लगभग एक ही तरह का मौसम रहता है। तो इन मौसम को हमने जैसे कहा कि हेमंत ऋतु में तब दक्षिणायन में सूर्य पहुंच जाता है, तब औषधियाँ हैं, आहार द्रव्यों में स्निग्धता है, मधुर रस है, पौष्टिकता आती है। इस ऋतु में शरीर में दोषों का संचय अल्प मात्रा में होता है। शिशिर ऋतु में सूर्य के उत्तरायण होने से, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे सर्दी ऋतु में थोड़ा सा समय शरीर दक्षिणायन में रहता है, थोड़े से समय पर उत्तरायण में रहता है। तो यानी उत्तरायण और दक्षिणायन का ये बीच का काल है, यानी कि उस समय पर जो आदान काल के कारण वातावरण में रुक्षता, शीतलता होती है, वनस्पतियों में शीतलता, भारीपन हो जाता है, शरीर में कफ का संचय होता है। इसीलिए शिशिर ऋतु और हेमंत ऋतु दोनों ही समय पर आहार विहार करते हुए ठंड से बचाव रखना चाहिए। शीतल हल्के रुक्ष पदार्थों का सेवन, जैसे मैंने आपको बताया, उपवास हमको कम करना चाहिए और इस तरह के पथ्य और अपथ्य के आहार विहार करते हुए शीत ऋतु में इतनी शक्ति एकत्र की जा सकती है कि पूरे साल भर हम रोगों से बच सकें। ये बड़ी बात है। इसलिए जो हेमंत और शिशिर है, इन ऋतुओं को शक्ति संचय का काल भी कहा गया है। यानी कि इस समय पर हम सर्दी में इतनी शक्ति का संचय कर लें, इतने अपने अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि कर लें कि बाकी सारे जो महीने हैं, सारे ऋतुएं जो है वह आराम से कट जाए। इसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने जो शीत काल है, यानी शीतकाल, शीत ऋतु मतलब हेमंत और शिशिर ऋतु हैं, इसके विषय में हमने आपको बताया। और आगे जो हमारी 4 ऋतुएं बची हैं उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो इन ऋतुओं में शीत ऋतु जो है, शीतकाल में अपने आप को शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली बनाइए, शक्ति को एकत्रित करिए। उसके लिए जब सर्दी का महीना शुरू हो, भाई पहले से तैयार हो जाइए। बहुत जरूरी है शरीर को ठीक करना, सेहत को बनाना। तो सेहत का खजाना शीत ऋतु का समय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे हम चर्चा करेंगे, दूसरे ऋतुओं के विषय में बताएंगे। तब तक के लिए आज हम लेते हैं विराम, फिर आगे और बहुत सारी जानकारियां, बहुत रोचक तथ्यों के साथ हम होंगे आपके बीच। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए विदा। ओम नमस्ते, प्रणाम।